हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 3 का जो हम शिफ्ट फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं 14/6/2022 को जो हुई थी। देखो, आपको पता होगा कि जो हर एक लेवल है वो दो दो डेज में हुई थी। जो लेवल 3 की अगर मैं बात करूँ तो एक तो ये हुआ था, आई थिंक 12 नहीं, एक तो 14 तारीख को हुआ था, ये हमारा 14 जून को हुआ था, और दूसरा हुआ था 17 जून को, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, देखो 12 जून को दो शिफ्टों में हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, सिर्फ दो ही शिफ्ट हुई थी क्योंकि कम जॉन थे इसलिए। और 17 तारीख को हमारा 3 शिफ्टों में हुआ था, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। तो हम सीक्वेंस से पहले 14 जून की शिफ्ट 1 करेंगे, फिर शिफ्ट 2, फिर 17 की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 करेंगे, जिससे हमारे एक सीक्वेंस ऑर्डर में हम जो पेपर है उनको डिस्कस कर पाएँ। और देखो, इससे पहले आपको पता होगा कि अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो लेवल 5 की अगर मैं बात करूँ तो ये भी ऐसे ही हुआ था। एक तो 12 तारीख को हुआ था और एक हमारा हुआ था 15 तारीख को। तो 12 तारीख की दो शिफ्ट थी, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा दी है, और 15 की तीन थी, उनको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेवल 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और इससे पहले जो लास्ट मंथ है, जो हमारा मई में हुआ था, लेवल 6 और लेवल 4, उनका तो मैंने आपको मैथ और रीजनिंग दोनों ही सेक्शन का आपको जो पेपर डिस्कशन कर लिया था। ठीक है। तो सभी जो वीडियोज हैं इनके, जो हर एक लेवल के जो आपको वीडियोज के लिंक हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप अगर चैनल पर के पेज पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, वहाँ से भी आप इजीली ढूंढ लोगे। ठीक है। तो देखो, और लोगों का कहना था, और शायद ऐसा था भी, कि जो लेवल 3 और हमारे लेवल 2 है ना, लेवल 2 में भी पता है, ऐसा लोगों का बोलना था कि मैथ सेक्शन है वो अच्छा खासा पूछा गया था, इवन लेवल 5 और इन सब से भी अच्छा पूछा गया था। वैसा तो देखो 12th बेस्ड हमारी पोस्ट है लेवल 5, लेकिन पेपर का जो लेवल है, मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है, वो अच्छा खासा रखा गया था। तो उसका भी हमें थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा कट ऑफ का भी आइडिया लगा सकते हो। क्योंकि देखो, कट ऑफ का आइडिया ऐसा नहीं लगा सकते आप, कोई भी यूट्यूबर बोल रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है। और देखो, आजकल यही चल रहा है। और ठीक है, देखो कट ऑफ के बारे में मैं थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेता हूँ। कट ऑफ वगैरह तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन एक जो सच्चाई है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। देखो, मान लो एक ऐसा बंदा है जिसको, लेट्स से कि मान लेते हैं कि हम 65 मार्क्स आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी का है, हमसे उसे मतलब नहीं है, 65 मार्क्स आ रहा है। ठीक है। मान लो एक यूट्यूबर है, वो बता रहा है कि अगर 60+ जिनके मार्क्स हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बता रहा है कि 70+ हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब जो बंदा है, हमारा पहला बंदा, जिसके 65 मार्क्स आ रहे हैं, अगर वो 60+ को देख लेगा ना कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन फिर अगले दिन वो वापस देखेगा और मान लो इस बार उसे ये वाला वीडियो मिला 70+ का, तो फिर क्या होगा, वो सोचेगा कि यार ये तो ज़्यादा बता रहा है, तो हमारे कम मार्क्स आएंगे। तो फिर वापस वो और ऐसे वीडियो ढूंढेगा जो 65 से कम हो। ठीक है। तो देखो, कहने का सेंस ये है कि जो यूट्यूबर क्या बता रहे हैं क्या नहीं, उस सबसे देखो मतलब ही नहीं है। देखो, मान लो कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि जो कोई भी यूट्यूबर बता रहा है तो उसके कहने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है। फिर भी देखो, जो एक आइडिया तो लगा ही सकते हैं, लेकिन देखो जो रियल आइडिया लगता है ना, वो लगता है जो एक्चुअल मार्क्स सर्वे है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि देखो, अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो एसएससी के फील्ड में हमारा एक, आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा, आरबी चैनल है, जिसको शुभम जैन सर हैं वो चलाते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा रिव्यू करके देते हैं। ठीक है। तो ऐसा तो देखो, रेलवे में तो मेरे को ऐसा कोई बंदा लगा नहीं जो एक एक्चुअल मार्क्स सर्वे करवाता हो। ठीक है। तो फिर भी देखो, आपने लेवल 6 वगैरह भी दिए होंगे, तो आप खुद भी इतने समझदार हो कि आप कट ऑफ का थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। ठीक है। और जो लोगों को देखो लग रहा है कि हम बॉर्डर लाइन पे हैं, उनको भी बाकी के जो जो भी आगे स्टेप हैं, जैसे कि किसी में टाइपिंग है, किसी में साइको है, ठीक है, तो उन सब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर मान लो कि बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो आप सीख ही रहे हो ना, टाइपिंग भी कर रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है, तो कुछ नुकसान तो है नहीं। ठीक है। तो बार बार डेली के डेली आप ये सब यूट्यूब पे वीडियोस देखना बंद करो, कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं, थोड़े दिनों में रिजल्ट आ जाएगा तो सब पता चल जाएगा। आप उस अपना जो आपका मेन काम है आप उस पर ध्यान दो, टाइपिंग जिसकी है टाइपिंग करो, जिसका साइक है उसका साइक करो। ठीक है। और बाकी अदर एग्जाम है उनके प्रिपरेशन करो। ग्रुप डी का भी अभी एग्जाम आने वाला है, क्योंकि देखो डेली सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। मान लो कि आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, ठीक है, बार बार ऐसा नहीं है कि आप डेली के डेली सुबह जग रहे हो और आप रैंक आईक्यू पे अपने रैंक चेक कर रहे हो। ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, 1-2 बार कर लो, ठीक है। और देखो, ये जो सेशन है ये हमारा यूजफुल होगा जो लोग अभी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं उनके भी लिए भी, क्योंकि देखो लेवल 2 ये था हमारा 12th बेस पे था, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा ग्रुप डी के एग्जाम है उसमें भी कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करे।
ठीक है, चलो ये सब तो डिस्कशन हो गया, हम अपना जो मेन काम है उसको करते हैं। देखो हम क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64 है तो इसका तो हो जाएगा 8 माइनस ये 64 है। देखो 64 क्या होता है, 4 की पावर 3 और इसकी भी पावर 1/3 है, तो ये 4 ही आ जाएगा। ठीक है, बराबर ये है। देखो वाई की पावर इसका फोर्थ रूट है, इसका मतलब है ये वाई की पावर क्या है, 1/4। तो जब 8 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, बराबर हो गया वाई की पावर 1/4। सॉरी, वाई की पावर 1/4 है ना। हमें क्या चाहिए, वाई चाहिए, तो वाई कैसे निकलेगा, पावर 4 कर देते हैं। ठीक है, तो 4 पावर लेंगे तो इधर भी 4 पावर, और इधर वाई की पावर 1/4 तो पहले था, जब इसकी पावर 4 लेंगे तो ये सिर्फ वाई बन जाएगा ना। तो बेसिकली 4 की पावर 4 निकालनी है। आपको पता है 4 की पावर 2 16 होती है, 4 की पावर 2 16 होती है, और 16 होता है 256। तो 256 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो इसको हमें सॉल्व करना है, ये है 84/32। ठीक है, मैं लिख ही लेता हूँ चलो अलग से। 84/32 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस में है 15/8 इंटू, यहाँ पे देखो ये 19 माइनस 35 है, तो ये कितना बचेगा, 19 और 25 और 10 35, 16 बचेगा लेकिन माइनस का। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो 8 से ये चल जाएगा 4 टाइम, और 4 से ये 21 टाइम, तो यहाँ पे तो 21 आ गया माइनस। 8 से ये 2 टाइम 16, और ये माइनस का था ना, और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 15 दूनी 30, 30 50 कितने हो गए, 51, 51 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला गिवन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। बोल रहे कि इक्वेशन है, इसके जो हल है यानी जो रूट्स हैं उनका योगफल पूछा है। देखो पहले भी ये क्वेश्चन आया था, जो सम ऑफ रूट्स, मान लेते हैं कि इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स, जो यहाँ पे वाई है तो वाई का कॉफिशियंट -6 अपन वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना है, 2। तो ये हो जाएगा 6/2 3, तो 3 सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक आयताकार लॉन है जिसका हमें एरिया दिया हुआ है 7260 है, और इसकी जो साइड्स हैं वो 5:3 में दिए हैं। देखो एक कुछ आयताकार हमारा लॉन है जिसकी मान लेते हैं कि ये लंबाई 5x है और ये 3x है, 5:3 में है ना। इसका एरिया हमें 7260 दिया है, तो ये जो रेक्टेंगल और ये हमारी आयताकार शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 5x इंटू 3x, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया होता है। ये हमें कितना गिवन है, 7260। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, 15x² आ गया, और यहाँ पे ये है 7260, तो 15 से पहले इसको काट लेते हैं। तो 15 से करेंगे तो 15 चौके 60, और बचेंगे कितने ऐसे 12, फिर 126 हो गए, 15 × 120, 6 60, 15 चौके 60, 484 हो गया। x² 484 आ गया, तो आपको पता है कि x कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तब x 22 आ गया तो यहाँ से साइड ये 110 हो जाएगी, और ये 22 या 66 हो जाएगी। पूछा क्या है कि इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर है। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है, देखो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ l प्लस b होता है ना पेरीमीटर। तो l कितना था हमारा, ये 5x था और ये 3x था, तो कितना हो जाएगा 8x। और x की वैल्यू हमारी कितने आ गई थी, x की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ मैं 22। तो ये बराबर है, किसके बराबर है, एक हमारा जो सर्कुलर बगीचा है उसकी परिधि, परिधि यानी इसकी जो सरकमफ्रेंस है उसके बराबर है। मान लेते हैं कि जो वो हमारा वृत्ताकार बगीचा है उसकी रेडियस क्या है, आर है, स्मॉल आर। तो ये बराबर हो जाएगा 2πr के, तो ये आर हो गया। पूछ रहा है वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगी आसानी से। ठीक है, इस पाई को भी मैं यहाँ पे हटा के 22/7 लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा 22/7। अब यहाँ पे काट रहा है, देखो 2 से तो 2 चले जाएगा, इस 22 से 22 भी चले जाएगा, तो यहाँ से बचा कितना, आर आ जाएगा, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 56 आ गया। तो आपको पता है कि जो सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है πr²। पाई की वैल्यू है 22/7, और आर 56 आया है, तो 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 56 गुणा 56 ही लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो 7 से तो ये 8 टाइम चले जाएगा। और यूनिट डिजिट की बात करें तो 8 6 की 48, 8 और 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा। ठीक है, और 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो यही सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो अगर आप चाहो तो मैं वेरीफाई भी कर देता हूँ, बट एग्जाम में आपको वेरीफाई नहीं करना था। ये कितना हो जाएगा, 22, 22 को पहले 56 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 6 की 132, 13 अस्सी लाएगी, और 22 पंजे 110, 110 और 13 कितना हो जाएगा, 123। और इसको 8 से और करना है, तो 8 दूनी 16 अस्सी लाई 1, 8 के 24 और 1 25 अस्सी लाई 2, 8 दूनी 16 और 1 17 अस्सी लाई, एक सेकेंड, 8 थी 24 और 1 25, 2 कैरी आई थी ना, और 8 दूनी 16 और 2 18, तो ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे, ये 8 आएगा, 18 1 कैरी आई, और 8 एकम 8 और 1 9, 9856, जो कि ऑप्शन नंबर है 4। ठीक है, बाकी आपको देखो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करना था इसमें।
ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 850 रुपये का कोई हमारा प्रिंसिपल है जिस पर 3.6% ईयरली दर से 25.5 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो बोल रहा है कि आवश्यक महीनों की संख्या कितनी थी, तो मंथ पूछ रहा है कितनी थी। देखो ब्याज हमारा हुआ है 25.5, वही हम लगाएंगे SI बराबर PRT/100। प्रिंसिपल हमारा 850 था, रेट हमें दी हुई है 3.6, टाइम पूछा है कि टाइम कितना था, डिवाइड यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम 100। ठीक है, यहाँ से तो जो हमारा जो टाइम निकल के आएगा वो ईयर में निकल के आएगा, लेकिन ऑप्शन में मंथ में है तो उसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस ये जीरो से ये जीरो चले जाएगा, और 5 से ये 2 टाइम, और 5 से ये 17 टाइम। ठीक है, तो और 2 से ये देखो 1.8 टाइम चले जाएगा। और अब इसको काट लेते हैं 17 से, 17 एकम 17, बच्चे कितने 8, 17×5 = 85, 1.5 आ गया ये। और देखो टाइम कितना आ गया हमारा, ये 1.5 है और इधर 1.8 है, तो 15/18, 3×5 = 15 और 3×6 = 18। एक सेकंड, ठीक किया है ना, 15/18, 3×5 = 15, 3×6 = 18। एक सेकंड, ये 3 से, अरे 5 आएगा ना, ये 3×5 = 15 और 3×6 = 18। 5/6 तो ईयर आती है, अगर इसको मंथ में मल्टीप्लाई करना, हमें मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12। 6 से 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा 10 मंथ। यही पूछा था कि जो पीरियड है वो कितना मंथ का है, क्योंकि जो आंसर है वो मंथ में गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारा 10 मंथ, जो कि ऑप्शन नंबर पहला था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो पहले हम जो इंटीजर वैल्यू है उनको जोड़ लेते हैं। 919 तो ये है, और 9 यहाँ से है, और 9 यहाँ से, यानी 18 और हो जाएगा। तो 919 और 18 कितना हो जाएगा, 937 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 973 ये नहीं हो सकता है, और 973 ये भी नहीं हो सकता। 937 यहाँ पे, 937 यहाँ पे है। तो ये लास्ट का देखना है कि इन दोनों में से कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं। देखो क्या क्या बच गया हमारा, एक तो बच गया 0.19 यहाँ से, तो और ये 0.919 बच गया यहाँ से, 0.919, और यहाँ से कितना बच गया 0.0019, इतना बच गया ना। ये कितना हो जाएगा, 9, 9 और 1 10, 0.19 और 0.919 और 0019, इतना ही है ना, 9 हो जाएगा ये। और ये 9 और 1 10, लेकिन 10 तो किसी में नहीं है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। 0 पॉइंट, ओके देखो ये 0.019 है, ये थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी है। तो ये 9 हो जाएगा, 9 9 18, 18 1 19, असिलाई 1 1 और 2 और 1 3, और ये 9, ये आ जाएगा 0.9399। 9399 इसमें है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 थर्ड इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ओके देखो ये हमारा क्या है, 4 12 36, 12/4 3, 36/12 3। ओके देखो ये हमारा जीपी का क्वेश्चन है। वैसे देखो जाओ तो जीपी क्या होता है हमारा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गुणोत्तर माध्य। एपीजीपी होती है ना, तो वही है ये, क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। ये गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, देखो वैसे तो यहाँ पे सिंपली 6th टर्म निकालनी है, तो हमें ज़्यादा कुछ फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो ये 4 है, 12 है। एपी में तो क्या होता है, जो हमारा समांतर श्रेणी होती है उसमें तो क्या होता है, डिफरेंस इक्वल होता है। और इसमें क्या होता है, सार्व अनुपात। सार्व अनुपात को बोलते हैं मतलब 12 और 4 का रेशो, ऐसे ये बराबर चलेगा, 3 है, ऐसे ही 36 और 12 का रेशो, ये बराबर 3 है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता कि 3 3 का मल्टीपल में चलती जाएंगी। तो ये 3 टाइम है, ये भी 3 टाइम है, ये भी 3 टाइम है, तो ऐसे आगे 3 टाइम हम निकालेंगे। देखो ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, हमें 5वीं टर्म निकालनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे जो आएगा उसको वापस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो छठी टर्म आ जाएगी। तो बेसिकली ये है कि 108 को किससे गुणा करेंगे, 9 से, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 9 से, तो ये हो जाएगा 9 8 72। बाकी इसका फॉर्मूला भी होता है निकालने का, लेकिन आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 हमारी सीरीज थी, तो हम उसको आसानी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक्स और वाई है, किसी एक काम को 45 और 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स बोल रहा है कि 45 डेज में खत्म कर सकता है, और वाई किसको 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 45 चौके 180 और 60 थी 180। बोल रहा है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक्स है वो काम छोड़ देता है, और वाई से अकेले है वो शेष काम को 39 डेज में पूरा करता है। देखो एक्स और वाई ने पहले तो मिलके काम किया, उसके बाद क्या हुआ कि एक्स ने काम छोड़ दिया, देन यहाँ पे वाई अकेला करेगा। तो देखो यहाँ से वाई ने कितना दिन काम किया, 39 डेज। यहाँ नहीं पता है कितने दिन किया, लेकिन यहाँ तो पता है ना कि 39 दिन इसने काम किया है। और वाई की एफिशिएंसी कितनी, हमारी 3 है, तो वाई कितना काम कर लेगा इन 39 दिनों में, ये हो जाएगा 3 नाम 27, असिलाई 2, और 3 तिया 9 और 2 11, 117 काम कर लेगा वाई।
इसका मतलब है कि जो एक्स और वाई दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, 180 माइनस 17, 117 यही तो काम किया होगा, तो ये कितना आएगा 3, यहाँ से 63, 63 इन्होंने काम किया होगा। और ये काम करेंगे तो 4 इसकी एफिशिएंसी थी, 3 इसकी थी, तो 7 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 9 डेज तक ये कर देंगे, क्योंकि 7 नाम 63 होता है। पूछा क्या है कि एक्स ने कितने दिन तक कार्य किया, तो एक्स ने तो 9 डेज तक काम किया, यही पूछा है, आसान क्वेश्चन था। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कुछ डेटा दिया है, उसका हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। ठीक है, आपको पता है किसी भी डेटा का मोड निकालना होता है तो जो टर्म सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। ऑप्शन से लेते हैं, 7 की बात करें तो 7 यहाँ पे एक बार है, 2 बार है, ठीक है, तो 7 तो 2 बार है। 5 की बात करें तो एक बार, और 5 भी 2 बार है, ठीक है। इसका मतलब 2 बार तो नहीं होगा ना, क्योंकि दो चीजें 2 बार आ रही है तो वो तो हो नहीं पाएंगे। 4 को चेक करते हैं, 2 बार तो यहाँ पे है, ये भी 2 बार है, ये नहीं होगा, तो फिर यही होगा। चेक भी नहीं करना था, क्योंकि जब 3 टर्म हमारी दो दो टाइम हो रही है तो सिंपल सा बात है कि जो लास्ट टर्म है वही सबसे ज्यादा बार रहा होगा। वैसे चेक कर लेते हैं, देखो 6 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 3 टाइम है, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है हमारा उसी को हम कहते हैं बहुलक मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये बोल रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हैं, यानी सीआई के हिसाब से इसको कंपाउंड कर रहे हैं। आगे बोल रहा है कि जो इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतने रुपए की 10,000 रुपए की धनराशि है 5 वर्ष के लिए उधार देता है, चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 4th ईयर के लिए उसका ब्याज कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, देखो ऐसे जब पर्टिकुलर ईयर का पूछ लेना कि सेकेंड ईयर के में कितना ब्याज है, थर्ड ईयर में कितना ब्याज है, तो फिर अगर हमारी जब परसेंटेज अच्छी हो तो केवल और केवल हम यूज करेंगे ट्री मेथड। इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं हो सकता है। वैसे तो और भी तरीके हैं बट ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो डेटा भी वैसे आसान है। देखो रेट हमारी 10% है, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। ठीक है, 1/10 हो गया, तो यहाँ पे मैं बात कर लूँ, ये हमारा फर्स्ट ईयर होगा, ये सेकेंड ईयर होगा, ये थर्ड ईयर होगा, और ये हमारा 4th ईयर होगा, और ये हमारा 5th ईयर होगा। देखो यहाँ पे 10,000 है, पहले 10,000 का 10% आएगा, तो 10,000 का 10% कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा ना, ये 1,000 हो जाएगा। ये ऐसा ही चलेगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे भी 1,000 होगा। देखो ट्री मेथड थोड़ा अलग बताते हैं हर कोई लोग, मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ जिससे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं हम, इसका हम निकालेंगे 10%, तो इसका 10% सेकेंड ईयर में निकलेगा यहाँ पे 100, तो जिसका निकाल रहे हैं ना उसके नीचे लाइन लगा लो, जिससे आपको याद रहे कि आपने इसका निकाल रहे हो। तो इसका 100 हो जाएगा, तो बाकी अब देखो इसका भी यहाँ पे 100 हो जाएगा, इसका भी यहाँ पे 100 हो जाएगा, 4th ईयर में इसका भी 100 हो जाएगा। अब निकालेंगे इसका, तो 100 इसका हो जाएगा, यहाँ पे 100 इसका हो जाएगा, 100 इसका। देन अब निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे इसका 100 हो जाएगा और इसका 100 हो जाएगा। फिर इस वाले का निकालेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमने जितनी लाइन खींची है उनका हम निकाल चुके। इसके बाद देखो अभी क्या क्या रह गया हमारा, अब हम इस वाले 100 का निकालेंगे, तो 10% इसका 10 निकलेगा। ठीक है, इस वाले का 10 यहाँ पे निकलेगा, और इस वाले का 10 यहाँ पे भी निकलेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब इस वाले 100 का निकालेंगे तो 10 इसका आएगा, 10 इसका आएगा, इस वाले 100 का निकालेंगे तो यहाँ पे 10 निकलेगा, इस वाले 100 का यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ पे भी 10 आएगा, फिर इस वाले 100 का यहाँ पे एक और 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा बच गया, इस 100 का निकालेंगे तो यहाँ पे एक 10 आएगा, ये 5वीं ईयर वाले में चल रहे हैं हम। उसके बाद ये वाला 10 बच गया, इस 10 का एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाले 10 बच गए ना, 3 10 10 10, तो उनके कितने आ जाएंगे 1 1 1, और ये एक का भी 10% आएगा, यानी 0.1 और आ जाएगा ये। लेकिन हमें निकालना है 4th ईयर में, यानी इसका नहीं पूछा है, सिर्फ 4th ईयर का पूछा है। तो ये वाला पूछा है हमसे कि ये वाला ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि लास्ट में हमें 1 तो चाहिए ही, बिगर 1 के हमारा काम चलेगा नहीं। तो 1 सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, वो है 1331। तो सॉल्व नहीं करना है ना जोड़ना है, आंसर लगा के आगे चले जाना है। ठीक है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं जोड़ के बता देता हूँ। 1,000 ये है और 100 ये है, कितना हो गया 1100, 100 ये है 1200, 1200 1300, 10 20 30 और 31, कितना हो जाएगा 1331 रुपये। ठीक है, तो मैंने ट्री मेथड से बता दिया आपको। बाकी इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकते थे, मैंने पहले भी कई सारे मेथड बताए हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ट्री मेथड लगा दिया। अब सारे मेथड भी हम नहीं लगा सकते फिर तो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको सारे मेथड अप्लाई करके बताऊंगा तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी नाव को धारा की जो डायरेक्शन में 63 किलोमीटर और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर की दूरी में तय करने में 7 घंटे का समय लगता है। देखो 63 किलोमीटर ये चल रहा है धारा के डायरेक्शन में, यानी जिधर हमारा फ्लो है वाटर का
उधर ही की डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हमारा स्पीड ऐड हो जाता है। और 30 किलोमीटर चल रहा है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे इसको लग रहा है 7 आवर। एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। आगे बोल रहा है कि नाव को धारा के डायरेक्शन में यानी अप स्ट्रीम में, सॉरी डाउन स्ट्रीम में 28 किलोमीटर चल रहा है ये, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है 48। तो यहाँ पे 28 किलोमीटर चल रहा है एक्स प्लस वाई से, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है एक्स माइनस वाई से। तो टोटल टाइम लग रहा है 6 आवर। पूछ क्या रहा है, नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर और 27 किलोमीटर, देखो 35 किलोमीटर जाना है धारा की डायरेक्शन में यानी एक्स प्लस वाई, और 27 किलोमीटर जाना है अपोजिट डायरेक्शन में एक्स माइनस वाई। ये हमें निकालना है कितना होगा। तो पहले पहले हमें एक्स और वाई निकालने होंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कोई भी एक चीज इक्वल बनानी है, तो कैसे बना सकते हैं हम इक्वल। देखो या तो वाई ये वाले टर्म को बना लो दूसरी को या पहले को। जैसे 30 और 48 की मैं बात करूँ, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 16 से पूरी इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, 16 3 48 480 हो जाएगा ना। और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये भी 480 हो जाएगा। तो सेकंड वाली टर्म कट जाएगी हमारी, ठीक है। फिर पहली में से दूसरी को हम माइनस कर देते हैं, तो देखो 16 तो हमारा इधर बाहर आ ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये x प्लस, ऐसे में देखो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/x प्लस वाई कॉमन ले लेता हूँ। पहली में से हम दूसरी घटा रहे हैं ना, तो ये वाली जो नीचे की टर्म है ये तो दोनों में कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे बचेगा कितना, ये 63 गुणा 16, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 28 गुणा 10। यही है ना, ये किसके बराबर होगा, सेकेंड टर्म तो हमारी कट जाएगी, ये होगा 16 गुणा 7 माइनस 6 गुणा 10, ठीक है। यही बनेगी ना इक्वेशन। अब यहाँ से सॉल्व करके हमें निकालना है x प्लस वाई। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ जिससे हमें थोड़ा स्पेस मिल पाएगा। देखो यहाँ पे ये कितना आएगा, ये है 1/x प्लस वाई। देखो ये है 16 गुणा 63, 16 3 48, 480 लाएगी, और 16 6 की 96, 96 और 400 1008। और इसमें से माइनस करना है 280, तो 280 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 8। यहाँ पे 10 में 60 गया तो यहाँ एक असिल बढ़ जाएगी, और 10 में 3 के साथ 728 आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ये 728 अपॉन एक्स प्लस वाई है, ये बराबर है 16 7 कितना होता है हमारा 128 माइनस 60। तो ये कितना आ जाएगा 60 60 120 68 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 68 हो गया। तो देखो ये कटना चाहिए तभी हमारा निकल पाएगा। 17 चौके 68 और 17 ते 51, 17 चौके 68, बचेंगे कितने 68 हो गए ना। 8 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे एक कैरी बढ़ जाएगी, 10 में से 3 गया 7, ठीक है। 16 संते 112, नहीं यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना, 16 संते 112 ही होते हैं, 112 माइनस 60। तो ये कितना आ गया, देखो 40 12 52 आना था, यहाँ पे थोड़ी हमने मिस्टेक कर दी है, इसको 52 लिखेंगे हम, ये आएगा 52। और ये फिर इससे नहीं कटेगा, यहाँ पे क्या था हमारा 728। तो फिर 13 से कटना चाहिए, 13 चौके 52 और 13 पंजे 65, बचे कितने यहाँ से 7 78, 13 छः की 78, और 4 से चले जाएगा 14 टाइम। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया 14 आ गया ना। अब x प्लस वाई तो हमारा 14 आ चुका है, तो हमें x माइनस वाई की भी जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी एक इक्वेशन से हम x माइनस वाई निकाल लेंगे, इस वाली से निकाल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या था ये हमारा, और मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ इस स्पेस में। यहाँ पे ये 30 अपॉन एक्स माइनस वाई है ना, इस ये बराबर हो जाएगा, इधर 7 था और इसको इधर माइनस में ले जाऊंगा मैं 63 बटे एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई कितना आया था हमारा 14 आया था। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 7 दूनी 14 और 7 नाम 63। तो 7 में से 9/2, 9/2 का मतलब है 4.5। जब 7 में से 4.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2.5, 2.5 का मतलब 5/2 आएगा। तो इस सबको मैं हटा के 5/2 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा 5/2, और 5 से ये 6 टाइम चले जाएगा, और 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x माइनस वाई हमारा 12 निकल के आ जाएगा। दोनों चीज आ चुकी है। अब जो पूछा है उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, थोड़ा स्पेस की हमारे पास कमी हो गई है। यहाँ पे 35 अपॉन एक्स प्लस वाई जो कि कितना आया है 14, प्लस 27 अपॉन एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई आया है 12। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से काट लेते हैं, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, प्लस इसको 3 से काट लेंगे हम, तो 3 नाम 27 और 3 चौके 12, तो 9/4 आ गया। एलसीएम ले लेंगे 4, तो इसमें 2 टाइम 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 19/4 आवर लगेंगे। तो 19/4 आवर का मतलब क्या होता है, 4 चौके 16 4 आवर, और बचे कितने 3/4, और 3/4 घंटे का मतलब होता है 45 मिनट। तो 4 आवर और 45 मिनट लगेंगे, ठीक है। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 12% लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु को जब बेच रहे हैं तो उनके जो एसपीज का रेशियो है, विक्रय मूल्य का अंतर है, वो 28 है।
देखो ऐसे सवाल को ऐसे करते हैं, मान लिया कि सीपी हमारा कितना है, 100 है। पहले क्या कर रहे हैं हम, 12% लाभ पे बेच रहे थे, 112 में बेच दिया। देन वापस क्या कर रहे हैं, 4% लॉस में बेच रहे हैं, इसका मतलब 96 में बेच दिया। तो एसपी का डिफरेंस कितना आ गया, 4 यूनिट यहाँ से और 12 यहाँ से, 16 यूनिट। इस 16 यूनिट की वैल्यू हमें कितने गिवन है, 28 रुपये। ये डिफरेंस ही तो गिवन है, बोल रहे वस्तु का सीपी बताना है, यानी 100 की वैल्यू निकालनी। तो मैं यहाँ से 4 का भाग दे रहा हूँ, 4 चौको 16, 4 7 28। 4 का भाग मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ से हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। अब मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 अंते होते हैं 175, तो 175 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा ये 1/3 है, इसको क्या लिखेंगे, 4/3 इंटू ये 4/5 है, 5 एकम 5, 5 और 4 ये कितना हो जाएगा, 9/5। तो देखो इसमें डिवाइड हो रहा है 3/4 का, तो 5/3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब किसी भी डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में बदलना होता है तो उल्टा कर दो उसको और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे 5 से तो 5 चले गया, 3 3 9, इससे ये 9 चले गए, यहाँ पे सिर्फ 4 बचा है, और यहाँ पे 3/8 बचा है, और यहाँ पे 2/3 है। तो ये 4 से ये 2 टाइम चले जाएगा, तो कितना आ गया, बेसिकली ये आ गया 3/2 माइनस 2/3। एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4, 9 माइनस 4 कितना आएगा, 5/6। तो 5/6 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये HCF एलसीएम का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन ना जहाँ तक है आपको जितने भी आगे शिफ्ट आएंगे ना उन सब में देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि 6892 है, और दूसरा क्या है 7105, और 7531 है। इनको महत्तम संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या x से डिवाइड कर रहे हैं, तो प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर है वो क्या बच रहा है, सेम बच रहा है, समान शेष पर बच रहा है, इक्वल रिमाइंडर बच रहा है। तो पूछ रहा है कि x के जो अंकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं दिया गया है, तो पहले तो जो हमारा नंबर होगा वो क्या कैसे निकलेगा, HCF निकालेंगे किसका, इनका आपस में डिफरेंस लेके, यानी ये जो नंबर होगा ये बराबर होगा, जो x है ये बराबर होगा HCF ऑफ 7105 माइनस 6892। और ऐसे ही फिर तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, 7531 माइनस 7105, और फिर तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, 7531 माइनस आ जाएगा 6892। ठीक है, इनको घटाना है। ठीक है, अब देखो इसको घटा लेते हैं, पहले तो इनका हमें HCF निकालना है, तो पहले हम नंबर निकाल लेंगे, फिर हम निकालेंगे HCF। तो HCF क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, पहले डिफरेंस ले लेते हैं ना, 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 9 1, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 71 में से जब 69 जाएंगे तो 2 कॉमा, यहाँ पे क्या होगा कि 7 11 में से 5 जाएगा 6, एक असिल बढ़ जाएगी, और 3 में से 1 गया तो 2, और 75 में से 71 गया तो 4, 426। और ये कितना होगा, देखो 6892 है ना ये, 8 से 6900 हो जाएगा, 100 से 7000, और 531 और है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 639 हो जाएगा ये। इसका HCF निकालना है हमें। ठीक है, तो अभी तो हमें नज़र नहीं आ रहा है कि HCF क्या हो पाएगा, 3 अधिक 4 तो 6, और दोबारा देखो अभी नहीं पता है कि क्या होगा HCF, तो वापस हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो 6 में से 3 गया तो 2। एक वैसे भी तरीका होता है कि फैक्टर करके ले लो, बट एक HCF निकालने का ये तरीका होता है कि आप डिफरेंस लेते जाओ। 6 में से 3 गया तो 2 3, और 2 में से 1 गया तो 1, और 4 में से 2 गया तो 212, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, और 6 में से 4 गया तो 2, 213, और 9 में से 3 गया तो 6, और 3 में से हमारा कितना जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6, और 3 में से 1 गया तो 2, और 6 में से 2 गया तो 4, 426 आ रहा है। ठीक तो निकाला है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, एक सेकेंड, 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 आता, और 2 माइनस 1 1, और 4 माइनस 2 2। देखो ये आ गया हमारा 213, 213 426, 213 तो 213 से तो डिवाइड होगा ही, और 213 का डबल 426 होता है, यानी HCF यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 213 निकल के आ गया। हमसे पूछा क्या है, ये देखो ये x है, लेकिन x नहीं पूछा है, बोल रहा है इसके अंकों का सम क्या होगा, इसका सम पूछा है। तो 3 2 1 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, सम इसका हो जाएगा 6, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है यदि किसी संख्या के 75% में हमने 75 जोड़ दिया, तो परिणाम स्वरूप जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या के इक्वल होती है। देखो मान लो कोई संख्या क्या है हमारी, 100 है।
100x मान लेते हैं। अब 100x के 75% यानी 75x, इसमें कितना जोड़ दिया, 75 जोड़ दिया, तो जो परिणाम है वो मूल संख्या के इक्वल हो जाता है, यानी 100x के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 25x की वैल्यू 75 आ गई, तो यहाँ से x 3 आ गया। जब x 3 आ गया तो हमारी मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 3, तो हो जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 150 मीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक बेलनाकार जो बाल्टी है वो जल से भरी, यानी वाटर से भरी हुई है, ठीक है। कोई व्यक्ति प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गुब्बारों को बाल्टी में भरे जल से भरना चाहता है। तो वह बाल्टी में मौजूद जल से कितने गुब्बारे भर सकता है। देखो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 150 सेंटीमीटर ऊंचाई का क्या है, हमारा एक बेलनाकार बाल्टी है और 50 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। बेलनाकार बाल्टी है तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 150 का 50 है ना रेडियस, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 50 गुणा 50, और एच कितना है 150। अब कोई पर्सन क्या करता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गुब्बारे हैं, उनको बाल्टी से भरे जल से भरना चाहता है, इन दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर देते, तो पूछ रहे कितने गुब्बारे भर सकते हैं। मान लो कि n गुब्बारे भरेगा, और से हमारा क्या है ये स्फेयर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 भाई आर क्यूब। आर है हमारा 5, 5 का क्यूब 125। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी पाई से, तो पाई चले जाएगा, और क्या कटेगा हमारा, देखो 25 से ये 2 टाइम कट जाएगा, और 25 से ये 5 टाइम कट जाएगा, 5 से फिर ये 10 टाइम कट जाएगा, और 10 दूनी 20 है ना, इससे ये 4 से कट जाएगा 5 टाइम। तो n कितना आ गया हमारा 15 5 75, 750, और इधर ये 3 है, ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो n आ जाएगा 2100, तो ये और 150 ये कितना हो जाएगा 2250। यही पूछा था कि कितने गुब्बारे भर सकता है, ठीक है। तो सिंपली हमें वॉल्यूम इक्वल करने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, और जो भी पूछा है वो हमारा आंसर आसानी से निकल जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहे हैं कि दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो है 3:4, और उनका जो लघुत्तम समापवर्त है यानी एलसीएम है वो 480 है, तो महत्तम समापवर्त कितना होगा। देखो, दो संख्याएं 3 और 4 है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि उनका जो एचसीएफ है वो कितना है, x है, तो संख्याएं क्या होंगी, एक 3x हो जाएगी, एक 4x हो जाएगी। और आपको पता है कि किन्हीं भी नहीं सॉरी, यहाँ पे एलसीएम हमारा 480 दिया है, तो 3x और 4x का जो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12x हो जाएगा। इसकी वैल्यू 480 है, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 40, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो पूछ रहे हैं उनका एचसीएफ कितना होगा। नहीं 40 आया था ना, 20 थोड़ी आया, 12 चौक 48, तो 40 हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि हमने x को ही तो एचसीएफ माना था। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ी समझने में इसको तकलीफ हो, बाकी आसान क्वेश्चन है, मैं आराम से इसको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 रुपए के हमारे पास नोट है। देखो 100 रुपए का एक नोट है हमारे पास, जिसका हमें क्या किया है, जो इसकी जो 15 माप है, जो मेजर है वो क्या है 15 और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे टोटल कितने हैं 125 बंडल हैं, ओके। और जिसकी जो मोटाई है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप वाला एक बॉक्स है, जिसके अंदर हम इस जो नोट है इनको रखेंगे। तो बोल रहा है यदि बंडलों को बिना किसी खाली जगह के कसकर पैक किया जाता है तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, ये पूछ रहे हैं नोटों का मूल्य कितना होगा। देखो, जिस कंटेनर में हम इनको रख रहे हैं, कंटेनर क्या है हमारा, ये क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है। इसके वॉल्यूम में अगर पहले कंटेनर के वॉल्यूम में हम भाग दे देंगे किसका, 100 रुपए के जो हमारा टोटल इसका जो वॉल्यूम होगा उसका हम भाग दे देंगे, 100 रुपए के जो नोट है वो जितना वॉल्यूम घेरेंगे उसका हम भाग दे देंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ नोट्स निकल के आएंगे ना, नंबर ऑफ नोट्स निकल के आएंगे 100 रुपीज के, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, देखो 100 रुपीज के नोट आएंगे तो 100 से तो मल्टीप्लाई होगा ही, लेकिन ऐसे 125 बंडल है तो 125 से और होगा। तो सबसे पहले तो निकालते हैं हम ये कितने हो पाएंगे नंबर ऑफ नोट्स। तो ये हमारा देखो 48 36 30 है, यानी ये क्यूबॉइड शेप में है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा LBH, यानी 48 गुणा 36 गुणा 30। इसमें भाग लगेगा, देखो यहाँ पे इसकी मेजर क्या थी 15 सेंटीमीटर, ये है 8 ये है, और इसकी जो मोटाई है 2, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 8 गुणा 2। यहाँ से ये निकल के आएंगे नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपीज के जो कितने नोट्स हैं वो निकल जाएंगे यहाँ से। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 8 से ये कलर चेंज कर लेता हूँ, 8 से ये 6 टाइम चले जाएगा, 15 से ये 2 टाइम चले जाएगा, और 2 से ये 2, तो 36 गुणा 6 यानी 6 का क्यूब यानी 216 ऐसे टोटल कितने होंगे नोट्स होंगे, ठीक है।
देखो ये जो नोट्स होंगे ये एक बंडल के अंदर आएंगे, यानी एक बंडल के अंदर 216 नोट है। अब हमसे बोल रहा है कि ये 100 रुपए के हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये भी बोल रहा है कि ऐसे टोटल 125 बंडल है तो 125 से भी कर दिया। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 जीरो तो इसकी आ ही जाएंगी, ये वाली। अब हमें करना क्या है, 216 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। तो 125 तो आसान वैल्यू है, तो डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 125 से ही मैं। देखो 125 का 6 से करूंगा तो 600 तो एक होगा, और 25 का 6 से और करूंगा 150। तो 600 और 150 750, 750 का आएगा जीरो। 80 लाएंगे कितनी 75। फिर 125 का मैं एक से करूंगा तो 125, और 75 80 लाई थी तो 200 हो जाएगा, 200 का जीरो। अब 80 लाएंगे 20। फिर 125 का मैं जब 2 से करूंगा तो 250, और 250 और 20 कितना हो जाएगा 270। तो ये कितना हो गया, इकाई ढाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी ये हो गया 27 लाख। यही पूछा था कि जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, तो वो 27 लाख हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगर समझ नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो को बैक करके देख लेना, 2-3 बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें बी और सी के जो एंगल बाइसेक्टर है पॉइंट पी पर मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो बिना डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन का हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत पढ़े होंगे। बी का एंगल बाइसेक्टर है, सी का एंगल बाइसेक्टर है, पॉइंट पी पर मिल रहा है, और क्या गिवन है हमें, एंगल बीपीसी 128 है, यानी ये वाला 128 है। तो ए पूछ रहा है, आपको पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे। तो ये जो एंगल हमारा जो पी होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, क्योंकि ये इन सेंटर होता है ना, इन सेंटर हमारा होता है 90 प्लस ए बाई 2। तो पी की वैल्यू कितनी है 128 है, तो यहाँ से ए निकालना है। तो 90 इधर चले जाएगा, 38 और डबल हो जाएगा तो 76 इसका आंसर आ जाएगा। यही पूछा था कि जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो ब्याज की गणना है वो वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर कर रहे हैं हम। तो 10% वार्षिक दर से 1/2/5 वर्ष के लिए निवेशित 19,500 रुपए की धनराशि है, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको ट्री मेथड से बताऊंगा। देखो अब आप कहोगे कि ट्री मेथड एक साल तो है, 2/5 में कैसे लगेगा, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। प्रिंसिपल है हमारा 19,500 है ना, इसका हमें 10% निकालना है, क्योंकि 10% रेंज है ना, तो ये हो जाएगा 1950। तो ये तो हमारी फर्स्ट ईयर हो गई, और ये हो गई सेकंड ईयर। तो ऐसा ही तो फर्स्ट ईयर में सेम ही रहेगा, यानी ये 1950 आएगा यहाँ पे, और ये भी 1950 आएगा। ठीक है, देखो एक और भी तरीका मैं बता दूंगा इसका, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहले हम मेथड 1 की बात कर लेते हैं, मेथड 2 भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, मेथड 3 भी मैं चलो बता ही दूंगा आपको। पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो 1950 यहाँ हो गया, 1950 यहाँ हो गया। अब इस 1950 का 10% और निकालेंगे 195। अब देखो ये तो हमारा एक साल का पूरा ब्याज होगा, ये दूसरे साल में ये पूरा ब्याज है हमारा, लेकिन पूरे साल नहीं है। यहाँ पे साल कितना है, 2/5 साल है, तो इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा 2/5 साल का ही ब्याज आ जाएगा। तो हमसे ब्याज ही पूछा है, तो देखो 1950 तो ये हो गया। देन इसके बाद 1950 और 195 में कितना होगा, 5 और 9 और 5 14, एक असिल, और 9 और एक 10 और एक 11 असिल है, ये कर दो 2145। इसका हमें 2/5 निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यहाँ से बचेंगे कितना, एक सेकंड, 5 चौके 20, एक बचा 14, 5 दूनी 10, 4 5 नम 45, और इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना है, 2 नम 18, अस्सी लाई 1, 2 दूनी 4 और एक 5, और 2 चौके 8। देखो यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, लेकिन 8 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अभी भी दो ऑप्शन में है। और 19 और 8 आपको पता है 2700 से भी ज़्यादा होगा, तो ये तो होना ही नहीं है। वैसे इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, 1900 और 800 2700, और 50 58 108, तो ये हो जाएगा 2808 रुपये। ये हमारा मेथड 1 हो गया। मेथड 2 की मैं बात कर रहा हूँ, और मेथड 2 में क्या बताने वाला था आपको, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे पहला साल का ब्याज है हमारा 10%। ठीक है, देखो यहाँ से थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मुझे। पहले ईयर तो हमारा 10% है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे ईयर में क्या है, दूसरा ईयर कंप्लीट नहीं है, 2/5 ईयर ही है। मतलब ऐसे समझ लो कि 1 ईयर का तो हमारा रेट थी 10%, लेकिन अब 1 ईयर नहीं है, यहाँ पे 2/5 ईयर है, तो रेट भी 2/5 हो जाएगी इसका। तो 10 का जब 2/5 हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 4%। ठीक है, तो ओवरऑल हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कितना रेट पड़ेगा। तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, A+B और A×B/100, ये वाला हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ओवरऑल 2 साल का रेट परसेंटेज आ जाएगा। 10 तो ये हो जाएगा, 4 ये 14, और ये आ जाएगा 10 × 4/100। तो 14 तो ये हो गया, और यहाँ से ये 0, 4/10 यानी 0.4, और तो 14.4% हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट निकाल लो यहाँ पे, ये जो हमारा 19,500 है ना, इसका हम निकालेंगे 14.4%। 19,500 का कितना निकालेंगे, 14
10 से भाग देना था ना, ओनली 0.4 आएगा, 14.4। 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, तो 195 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 14.4 से। तो देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, 14 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 पंचो 70, असीलाई 7, और 14 नंबर 126 होता है। 126 और 7 कितना हो गया, 133। हाँ बस, असीलाई 13 और 14 एकम 14 और 3 17 और 10 27, 2730 तो ये हो गया। एक्स्ट्रा कितना और होगा, 0.4 का 195 टाइम और होएगा ना, क्योंकि अभी मैंने 14 से ही मल्टीप्लाई किया है। तो जब 0.4 से करूंगा तो 4 पंजे 20, असीलाई 2, 4 9 36 और 2 38, असीलाई 3, 4 एकम 4 3 7, और एक के बाद 0.78 और हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2808 हो गया ये। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे। एक और तरीका मैं क्या बता रहा था आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। चलो, यहाँ पे हमारे पास स्पेस भी है। पहली जो रेट थी हमारी कितनी आ गई, 10% आ गई। जो दूसरी रेट है वो हमने निकाली थी, कितनी आ गई थी, 4%। अभी दूसरे मेथड से निकाली ना। अब यहाँ पे हम रेशियो मेथड लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, पहले साल में 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे साल में 4%, आपको पता है 1/25 होता है, तो ये 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये हमारा 250 आ गया। वैसे चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा और 2 से ये 13 टाइम, तो ये 125 आ गया। और ये कितना है, 13 एकम 13, 13 एकम 13, सिलाई 1, 13 एकम 13 14, 143। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, हमारा अमाउंट है। ठीक है, तो हमें तो ब्याज निकालना है ना, तो ब्याज कितना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, यानी 125 यूनिट प्रिंसिपल था, ब्याज लग के 143 हो गया। तो कितना ब्याज हो गया, 15 और 3 18 यूनिट। लेकिन यहाँ से पहले एक यूनिट की वैल्यू तो पता चले तभी तो निकालेंगे। तो 125 यूनिट प्रिंसिपल है, जो कि 19,800 था, शायद इतना ही था ना। एक सेकेंड, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, 19,500 था। ठीक है, ये हमारा है 19,500, 125 की वैल्यू 19,500। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम इधर मैं कर देता हूँ थोड़ी साफ सी जगह में। 19,500 को 125 से हमें डिवाइड करना है, और वैल्यू चाहिए 18 यूनिट की, तो यहाँ पे 18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 अंटे 175, बचेंगे कितने यहाँ से, 20, 225 अंठे 200, ये आ जाएगा। और 5 से इसको वापस कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचे कितने, 38, 5 7 35, 3 5 6 30, 176 गुणा 18। तो 18 गुणा 6, 18 पंजे 90, 18 6 के 108, 10 80 लाएंगे, और 18 संते 126 और 10 136, 80 लाई 13 और 18 का 18, एक सेकेंड, 18 का 18, 18 और 3 21 और 10 31, कुछ तो गड़बड़ कर दिए शायद। 25 पंजे 125 और 25 जगह 150, 25 अंत 175, 20 बचेंगे, 225 अंडे 200 जीरो, ठीक है। फिर 5 से वापस काटा तो 5 एकम 5, बचेंगे यहाँ से कितने, 2 28, तो ये आएगा 55 25, 3 30 5 156 आएगा ये। तो हमें अब मल्टीप्लाई करना है 156 गुणा 18 से। तो 18 पंजे 90, 18 6 108, 10 से 10 हमारी कैरी आ जाएंगे, और 18 पंजे 90, 90 और 10 100, 10 वापस कैरी आ गई, 18 कम 18, 18 और 10 28, तो 2808, इतना ही आया था क्या हमारा आंसर। हाँ बिल्कुल इतना ही आया था। ठीक है, तो इस सवाल के मैंने आपको 3 मेथड बता दिए। आई होप आपको कोई सा मेथड तो समझ आया होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, बोले कि निम्न में से कौन सी संख्या है वो 7 11 और 13 तीनों से विभाज्य है। तो ऑप्शन से ही बना लेते हैं इसको। देखो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको पता है कि इवन नंबर पे जो हमारे डिजिट हैं और ऑड नंबर पे डिजिट है, उनका डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ कि आप देखो, बाद में भी तो हमें डिफरेंस ही लेना होता है, तो पहले डिफरेंस ले लो। कैसे ले लेते हैं कि टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 टर्म है, तो सबके आगे मैं एक एक जीरो लगा रहा हूँ। अब कैसे डिफरेंस लेना है, या तो आप लेफ्ट से राइट ले लो या फिर राइट से लेफ्ट ले लो, सिर्फ एक डायरेक्शन में लेना है आपको। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ लेफ्ट से राइट। तो 0 से 1 तो -1 आ गया, फिर ये 0 से 0 तो 0 आ गया, फिर 5 से 0 तो 5 आ गया, फिर 0 से -1 तो -1 आ गया। तो ये आ गया -1 और -1 -2 और प्लस का 5, 3 है। क्या 3 11 से डिविजिबल होगा, नहीं, तो नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा नंबर को मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, ये क्या है, 0 1 0 0 4 0 0 1। इसका भी हम लेफ्ट से राइट ही ले लेते हैं, 0 -1 -1, 0 -0 0 ही आएगा, 4 -0 4 और 0 -1 -1। तो क्या 2 11 से डिविजिबल होता है, नहीं, तो नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। जो थर्ड नंबर है हमारा, ये यहाँ पे गिवन है 0 1 0 0 3 0 0 1। तो ये 0 -1 -1, ये 0 ही हो जाएगा, 3 -0 3 और 0 -1
-1, तो 3 माइनस 2 1। क्या 1 11 से डिविजिबल होता है? नहीं, तो नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन आपको चेक ही नहीं करना था, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 3 ऑप्शन तो है नहीं, तो सिर्फ 11 से ही हम चेक करके बता देता हूँ। ये है 0 1 0 0 2 0 0 1। देखो ये मैंने 8 डिजिट का इसलिए बनाया क्योंकि दो दो के पेयर बनाने होते हैं ना, तो ऑड में तो बन नहीं पाएंगे। तो 0 -1 यहाँ पे 0 -0 0, 2 माइनस 0 कितना आएगा? 2, और 0 -1 -1, तो प्लस का 2 माइनस का 2 0। क्या 0 11 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल, नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा जब 3 ऑप्शन हमारे हट गए जो कि 11 से नहीं है। तो फिर वो और जो हमको 7 और 13 से तो चेक ही नहीं करना है, तो पहला ऑप्शन हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 6 नंबर है जिनका एवरेज क्या है? 17 है। 6 नंबर है जिनका एवरेज 17 है, ठीक है। बोल रहा है यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 17 हो गया। देखो ये कम डेटा है तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 6 का एवरेज 16 है तो सम कितना होगा? 16 6 की 96 होगा। अब बोल रहे हैं कि एक संख्या हमने निकाल दी तो एवरेज अब 17 हो गया, यानी अब 5 संख्या है तो इनका सम कितना हो गया? 85 हो गया। तो निकाली गई संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो 11 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आसान डेटा था इसलिए मैंने बेसिक से ही बता दिया, वरना मैं फिर आपको जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसी से बताता है एवरेज में मैं। लेकिन जैसा डेटा होता है उसी हिसाब से हम अपने मेथड अप्लाई करते हैं। बोल रहा है कि ए और बी हैं, एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। ए इधर आ रहा है, बी इधर आ रहा है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 240 किलोमीटर। क्या बोल रहा है कि जो इनकी स्पीड का रेशियो है वो 5:7 है। मान लो ये 5x से चल रहा है, ये 7x से चल रहा है, और बी की जो चाल है वो 84 है, यानी 7x की वैल्यू 84 है, x की वैल्यू 12 है। जब 12 है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। और ये हो जाएगा हमारा, ये तो दिया ही था ना, 84 किलोमीटर पर आवर। बोल रहे ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे रिलेटिव स्पीड का। डिस्टेंस कितनी है हमारी? 240। स्पीड क्या, ये टाइम निकलेगा। स्पीड क्या हो जाएगी? जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। तो 60 ये और 84 ये, 8 से 14 144। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 12 से ये 12 टाइम कट जाएगा, 12 दूनी 24, 20/12, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 5/3 आवर है। मिनट में बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 से 20 टाइम, और 20 पंजे आ गया 100। 100 मिनट लगेंगे क्योंकि आंसर मिनट में दिया था, तो मैंने जो डेटा है उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो 100 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो बोल रहा है कि किसी वृत्त है जिसमें जीवाएं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर पॉइंट ई पर मिलती है। देखो हमारा क्या है, एक सर्कल है जिसमें हमारी दो कॉर्ड है, इनको हम बढ़ा रहे हैं। देखो सर्कल ठीक से नहीं बना है पर आप वो समझ लेना। एक कॉर्ड हमारी ए बी है और दूसरी कॉर्ड सी डी है, वो पॉइंट ई पर मिलती है सर्कल के बाहर। आगे गिवन है ए बी की वैल्यू 9 है और ए ई हमारा 12 है। ए ई यानी ये कंप्लीट 12 है, जब ये 9 है तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3। और क्या आगे क्या गिवन है हमें? ए डी की वैल्यू 4 है, दिस लेंथ इज 4, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी। ये वाली लेंथ निकालनी है। तो आपको पता ही है कि सेकंड थ्योरम क्या होती है, ई का बी से रेशियो यानी 3 इंटू कंप्लीट ई का ए से रेशियो, ये कितना था? 12, बराबर होगा ई का डी से रेशियो 4 इंटू कंप्लीट लेंथ ई से लेकर सी तक की। लेट से कि मैंने एक्स मान ली, इसको निकालना है। 4 तिया 12 यानी एक्स 9 आ गया, यानी कंप्लीट लेंथ 9 है, जब ये 4 है तो ये 5 हो जाएगी। ये लेंथ पूछी थी सी डी क्या होगा, जो कि कितना हो जाएगा? 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो तो सिंप्लीफिकेशन तो हम बोर्ड मास से ही करते हैं, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ पीछे से ही सॉल्व कर लेते हैं। 14 - 19 माइनस का 5, और बाहर माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये तो प्लस का 5 आ गया। और ये 8 गुणा 4 है तो 8 गुणा 4 32, 32 और 5 37 हो गया, ठीक है। तो देखो इतने टर्म की अगर मैं बात करूँ, ये वाली पूरी टर्म हमने 37 निकाल ली। और स्टार्टिंग में क्या है, 72 को 4 से भाग देना है और 37 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से 18 टाइम जाएगा, 18 गुणा 37 करना है। तो 18 पंजो 18 सेंते होते हैं 126, 12 से लाएंगे 18 दिया 54, 54 और 12 कितने हो जाएंगे? 66। तो ट्रिपल 6 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल एचसीएफ का है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम इससे पहले वाली शिफ्ट में भी देखने को मिला था। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका एचसीएफ हमें बताना है। देखो एचसीएफ यानी ये तीनों में हाईएस्ट कॉमन हमें फैक्टर लेना है। तो यहाँ पे 2 की पावर देखो कितनी हाईएस्ट कॉमन है, इसमें है 2 की पावर 3, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे 2 की पावर 4 है। तो मैक्सिमम तो 2 की पावर 2 ही कॉमन है। अगर मैं बात करूँ 3 की पावर, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे सिर्फ 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ही कॉमन है मैक्सिमम।
5 की बात करो तो यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 1 ही कॉमन है मैक्सिमम। इसके बाद 7 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो सिर्फ 7 की पावर 1 ही है। तो यही हमारा HCF आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 4 3 12, 12 5 60 और 6 7 42, 420 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। देखो ये सवाल क्या है, बोल रहा है कि किसी विद्यालय में जो विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 पार्ट है वो लड़कियां हैं और शेष क्या है, लड़के हैं। मान लेते हैं कि टोटल कितने हमारे 8 हैं, तो 8 का 5/8 पार्ट तो कितना है, लड़कियां हैं, तो कितना हो जाएगा 5 का 5 पार्ट। तो ये गर्ल हो गई, हमारी गर्ल हो गई 5 पार्ट, तो बचे हुए जो 3 पार्ट है वो हमारे क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। आगे बोला लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष है। ओके, वैसे तो देखो इसको हमें और मानना था, क्योंकि इसमें 2/5 और ये सब भी आ रहा है ना, तो इसको हम ऐसे नहीं मानेंगे, 8 नहीं मानेंगे, ज़्यादा मानना पड़ेगा। देखो क्या मानेंगे, 5/8 पार्ट यानी 8 तो ये है, और यहाँ पे 2/5 पार्ट आ रहा है, यहाँ पे 4/9 पार्ट आ रहा है, तो 5 और 9 का 45, तो इतना मान लेंगे, 45 × 8 इतना यूनिट मान लिया हमने। टोटल क्या है हमारे, बॉयज़ और गर्ल है। अब इसका क्या बोल रहा है, जो टोटल स्टूडेंट है उसका 5/8 गर्ल है, तो इसका 5/8 करेंगे तो 8 से 8 चले जाएगा, तो 45 पंजे कितने आएंगे, 5 5 25, असिलाई 2 5 के 20 और 2 22, 225 यूनिट तो क्या हो गया हमारा, गर्ल हो गया। तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। अब टोटल ये कितने थे, 8 5 40, असिलाई 4, 8 चौको 32 और 4 36, 360। 225 ये हो चुके, तो ये कितने बचेंगे, 5 से 230 और 33, 135 बच जाएंगे ना ये। ठीक है, अब आगे क्या, देखो ये 135 ये ऐसे नहीं है कि फिक्स नंबर है, आप ऐसे समझ लो कि ये एक्स है सबके साथ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये एक्स है, ये एक्स है। आगे क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या का 2/5 पार्ट है, वो उनकी जो एज है वो 12 वर्ष से कम है। गर्ल है, गर्ल का 2/5 पार्ट कितना होगा, 45, 45 दूनी 90, 90x। तो ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जो एज है वो क्या है, <12 है, 12 वर्ष से क्या है, कम है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और लड़कों की संख्या का 4/9 पार्ट है, वो 12 वर्ष से अधिक हैं। इसका 4/9 पार्ट, तो ये आ जाएगा 15 चौके 60, 60x ऐसे बॉयज हैं जिनकी आयु क्या है, 12 वर्ष से अधिक है। ओके, इनकी आयु है वो ज्यादा है कितने, 12 ईयर से। पूछ रहे यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है। ओके, यहाँ पे देखो कुल संख्या ही दी थी, हमने इतना झंबेला कर दिया इसमें। ठीक है, तो देखो ये होता है क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ने का अंजाम। लेकिन अब हमने जब इतनी मेहनत की है तो फिर हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, ठीक है। इसका हम यूज नहीं करते, हम निकाल लेंगे वैसे ही। तो पूछ क्या रहा है उसको देखते हैं। बोल रहे तो कितने विद्यार्थियों की आयु है वो 12 वर्ष से कम है। ओके, देखो 90x हमारी टोटल ऐसी गर्ल थी जिनकी आयु कितनी थी, 12x, 12 ईयर से क्या थी, कम थी। तो हमें यही तो पूछ रहे हैं लास्ट में कि एक विद्यार्थी का आयु 12 वर्ष से कम है, तो 90x तो ये हो गया। इसके बाद 60x ऐसे छात्र थे जिनकी 12 से ज्यादा थी, तो फिर कितने ऐसे होंगे, बॉयज की बात है ये, तो देखो टोटल 135 था, 60 ऐसे हो गए, तो 40 30। 75x ऐसे बॉयज रहे होंगे जिनकी आयु 12 वर्ष से कम रही होगी, तो 75x ये हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 9 और 7 16, 165x है। अब देखो इनिशियली हमने 360x है, इसकी वैल्यू तो हमें गिवन ही है ना, 288 है, वैसे तो दिया हुआ था तो हमारा आसान हो जाता, बट हमने ध्यान नहीं दिया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये आ जाएगा 288/360। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 165 की, तो ये आ जाएगा 165। सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये कटना पिटना चाहिए हमारा। किससे कट जाएगा ये, 8 8 16 और 2 18, 6, 6 से काट लेता हूँ मैं। 6 6 36 और 6 चौके 24, बचेंगे कितने, 4 48, 6 8 48, 12 पंजे 60 और 12 चौके 48, और 5 से ये चल जाएगा कितना टाइम, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, तो 31 × 4 करना है ना, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 124 आ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ कर दिया, 124 आ रहा है हमारा। सही निकाला है कि हमने 288/360, और ये हो जाएगा 5 और 9 7 16, 165 की वैल्यू निकालनी थी। 6 6 36 और 6 चौको 24, बच्चे कितने, 4 48, 6 8 48, 12 पंजे 60 और 12 चौको 48, 5 से 5 से 15 बच्चे, एक ये 33 आएगा, 31 नहीं आएगा। देखो यहाँ ही गड़बड़ कर दी हमने, ये 33 आएगा, तो 33 × 4 करना था, तो ये कितना हो जाता, 4 तिया 12, असिलाई 1, 4 तिया 12 13, 132। ठीक है, देखो अगर एग्जाम में होता तो इसको मैं भी गलती कर सकता था, क्योंकि इनिशियली मेरा गलत आंसर निकला 124, और जो ऑप्शन में था तो उसी को मैं टिक कर देता, उस टाइम तो ज़्यादा सोचता ही नहीं था ना। तो ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती है जो हमें लगता है कि हम सही करके आए हैं, वैसे तो इसमें देखो डेटा गिवन था, उसमें ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं।
वैसे आप ट्राई कर लेना, मैंने ऐसे आपको बता दिया अगर डेटा नहीं गिवन होता तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि जब किसी कोई फ्रैक्शन है उसके अंश और हर दोनों में हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो वो 2/3 के बराबर हो जाती है। लेट्स से कि मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन है वो क्या है हमारी x/y है, तो हमसे करवा क्या रहा है ये कि दोनों में एक जोड़ दिया, यानी x+1/y+1। तो फ्रैक्शन कितने बन जा रही है, 2/3। तो यहाँ से इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर 3x आ जाएगा, इधर 2y, तो 3x - 2y बराबर, देखो 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 और इधर -3, तो 2 - 3 -1, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। आगे हमसे क्या बोल रहा है, तथा जब इसके अंश और हर दोनों में से दो घटा रहे हैं हम, यानी कि x-1/y-1, तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन रही है। सॉरी, दो घटा रहे हैं ना, एक नहीं दो, ये 2 है और ये भी 2 है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा तो ये 2x और इधर जाएगा तो ये y आएगा, लेकिन मैं इसको इस साइड ले आऊँगा तो -y बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2 और इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये -4, लेकिन इस साइड आएगा तो +4, तो 4 - 2 मतलब 2 आ गया। दो इक्वेशन यहाँ से बन चुके हैं, यहाँ से x और y को सॉल्व करना है। पूछा क्या है, तो जो मूल भिन्न है यानी x/y है उसके अंश और हर का योगफल, बेसिकली x+y पूछा है हमसे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ इस इक्वेशन को, तो यहाँ से ये 2y हो जाएगा, ये भी 2y, और फिर दूसरी में से पहले को माइनस कर दूंगा तो हमारा x निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x और इधर है 3x बराबर, y तो कट ही जाएगा ना, और 2 गुणा 2 4 माइनस, और ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, तो 4 और 1 5। तो यहाँ से जो x कितना निकल के आ गया, ये आ गया कितना, 5/4, नहीं 4 - 3 है ना, एक सेकेंड, यहाँ से x आ गया ना, x 5 आ गया ना हमारा, ठीक है x 5 आ गया। आगे हमसे देखो, जब x 5 आ गया तो किसी भी इक्वेशन से y तो हम निकाल ही सकते हैं, 2 गुणा 5 10 -y बराबर 2, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर चले जाएगा 8, तो फ्रैक्शन आ गई 5/8। पूछा था कि x+y क्या होगा, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक कोई ठोस शंकु है, एक कोई कौन है जिसका जो वॉल्यूम है वो 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। देखो आपको पता है कि जो कौन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई r²h, ये हमें गिवन है 96 पाई, और आगे हाइट 8 गिवन है, तो बोल रहा है इसका टी से बता दो। देखो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो आपको पता है कि शंकु का जो टी से होता है वो क्या होता है, πr+l, यही होता है। तो पहले थोड़ा जो हमें वैल्यूज दी उसको हम सॉल्व करते हैं, ये 1/3 है, और पाई को तो पाई रख देते हैं, आर नहीं पता है लेकिन एच पता है ना, 8 है, ये कितने के बराबर है, 96 पाई के। तो यहाँ से पाई से तो पाई कट जाएगा, और 8 से ये 12 टाइम कट जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो r² 36 आ गया। इसका मतलब है जो r है वो 6 आ गया। ठीक है, तो देखो ये जो कोई कौन होता है हमारा कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे हमें जो बेस की रेडियस है वो तो 6 आ गई, हाइट 8 है, तो ये स्लेंट हाइट है, जो हमारी त्रिज्या को चाहिए कितनी हो जाएगी, 10, 6 8 10 का ट्रिपलेट। तो अब हमें निकालना है, पाई को तो ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि पाई में आंसर दिया है, आर आर कितना आया है 6, और r+l यानी 6 और 10 कितना आ गया 16, तो 16 6 के कितना आ गया 96, तो 96 पाई सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड गिवन है। ओके, देखो ये रेशियो का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था जब CGL के हमारा सेट आया था, उसमें ऐसे क्वेश्चन थे। A/B है, क्या है ये, 1/2 है आई थिंक, देखो 1, नहीं नहीं नहीं, नहीं 1.2/2 है, ये ऐसे है 1.2/2, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12/20 है, तो 12/20 है तो 4×3 = 12 और 4×5 = 20, तो ये है 3/5। और मैं अगर बी और सी के रेशियो की बात करूँ तो बी और सी का जो रेशियो है वो क्या है, 1.5/2, 1.5 को मैंने लिख दिया 3/2, और फिर बटे में कितना है 2, तो 3/4 आ गया बी और सी का रेशियो। आगे क्या गिवन है, सी और डी का रेशियो, जो कि गिवन है कितना, 2/3। यहाँ से कुछ कट रहा है तो हम काट लेते हैं, वरना ABCD का रेशियो हम यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो पहले भी बहुत बार बताया है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा। देखो यहाँ से ये 3 से तो 3 कट ही जाएगा, ऐसे क्रॉस में हम चीज़ों को काट देते हैं, 2 से 4, इतना तो हमारा चीज़ें कट गई है। अब हमें देखो ए निकालना है, ए सिर्फ हमारा यहीं पे है, उसके बाद डायरेक्ट कहीं नहीं है, तो सिर्फ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और देखो वैसे तो मैं ABCD का निकाल देता हूँ, पूछा तो बी और डी का है तो डायरेक्ट हम बी और डी का निकालते हैं, बट मैं सबका बता देता हूँ। बी देखो यहाँ पे है पहला, तो उसके बाद बी यहाँ था, लेकिन यहाँ हमने ये काट दिया, 1 ही बचा, तो यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई होता 5 × 1, तो यहाँ पे 1 है ना अब, तो
तो 5 × 1 5, और अब सीधा फिर नीचे आना है 5। देन आगे अगर मैं बात करूँ सी की, तो सी हमारा सबसे पहले यहाँ है, तो ऐसे आना है 5 × 2 10, उसके बाद यहाँ है तो 10 × 1 10। डी की बात करूँ तो डी सिर्फ सबसे पहले हमारा यहाँ है, तो सीधा आना है 10। पूछा क्या है, बी और डी का रेशो, तो बी हमारा 5 है और डी है 10, तो 5:10 मतलब 1:2 आ जाएगा। देखो ये जो तरीका है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि ABCD को जमा लेते हैं, जो खाली बॉक्स से पहले होता है वो रेशो लिख देते हैं। वो सब बहुत पुराना मेथड हो गया, तो वैसे मैं तो बताता नहीं हूँ। ठीक है, तो 1:2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 103 है, बोल रहा है कि एक आयताकार मैदान है जिसका एरिया है वो कितना है, 260 है। ठीक है, इसकी जो भुजाओं का अनुपात 13:5 है। मान लो ये लंबाई है, इसको x मान लेते हैं, 13x है और ये 5x है। अ, जो ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 13x × 5x। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, दैट वाज 260। पूछ रहा है आयताकार मैदान का परिमाप निकालना है, तो पहले तो x निकाल लेंगे, डायरेक्ट काट लेते हैं, 13 दूनी 26, तो ये 20 टाइम कट जाएगा, और 5 से ये 4 टाइम कट जाएगा, तो x² 4 आ गया, तो x हमारा 2 आ जाएगा। तो पेरीमीटर पूछा है तो ट्वाइस ऑफ l + b होता है हमारा पेरीमीटर आयत का। l कितना है, 13x, b है 5x, 13 और 5 कितना हो गया, 18x। अब x की वैल्यू भी रख देते हैं, 2 × 18, x की वैल्यू 2 आई है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 18 चौके 72, तो 72 आ जाएगा इसका पेरीमीटर। यही पूछा था हमसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो राजू है वो फ्लो के डायरेक्शन में, धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो x + y कितना हो जाएगा। 150 किलोमीटर चल रहा है 7.5 घंटे में, जिसको मैं लिख देता हूँ 15/2। 15 से ये 10 टाइम चल जाएगा, तो x + y आ जाएगा 20। आगे बोल रहे हैं धारा की चाल 5 है, यानी जो ये y है ये 5 है, तो फिर x कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि दोनों का सम 20 है। पूछ क्या रहा है, समान समय में वापस पहुंचने में राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए, सेम टाइम में। सेम टाइम मतलब 7.5 आवर में ये वापस आना चाहते हैं, तो बोला कि नाव की स्पीड क्या रखनी चाहिए। देखो, नाव की स्पीड x नहीं पता है, लेकिन जो फ्लो है उसकी तो पता है ना, 5 है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस हो जाएगा, x - 5 बराबर। ये तो स्पीड हो गई, डिस्टेंस तो वही सेम ही है हमारी 150। टाइम टाइम सेम लगाना है, सेम लगाना है, यानी वही 7.5 लगाना है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो 20 ही आया था ना, अभी हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ से x को कितना रखना पड़ेगा, 5 इधर चले जाएगा, तो 25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 110, बोल रहा है ए और बी की जो इनकम का रेशो है वो 5:7 है, बचत का 2 और 3 है। यदि ए और बी इतने और इतने रुपए खर्च करते हैं, तो बी और ए की जो आय है उसका रेशो क्या होगा, आय का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखो इसमें हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो अगर आपको नहीं पता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, तो आप जान भी जाओगे, बाकी अगर आपको पता होगा तो देख लेते हैं कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। जो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इन दो चीज़ों में किसी में भी हम ये प्रोडक्ट जो मेथड है इसको लगा सकते हैं। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा जो एज के क्वेश्चन है उनमें भी ये काम आता है। देखो यहाँ पे इनकम का रेशो 5:7 है, तो ये इनकम का हो गया। आगे क्या गिवन है, जो सेविंग है उसका रेशो 2:3 है, तो ये 2:3 हो गया। तो अब ये एक्सपेंडिचर का आएगा, ये कितना बचाता है, ए बचाता है 35,400, और बी कितना बचाता है 48,600। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके डिफरेंस लेते हैं, तो ये तो 15 आएगा और ये 14 आएगा, तो इनका डिफरेंस 1 आएगा। इस 1 यूनिट की वैल्यू होगी यहाँ पे, 2 को इससे गुणा करेंगे और इससे इसको गुणा करेंगे, यानी इनका भी पॉजिटिव डिफरेंस ही लेना होता है। ठीक है, अब वो पहले चाहे इसको कर ले उसको कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेना हमें पॉजिटिव ही होता है। तो इससे करेंगे तो 96 आएगा, यानी इतना ज़्यादा आएगा, तो पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 35,400 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 2 × 48,600। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से एक मिनट, 35,400 को 3 से और मल्टीप्लाई करना था ना, तो यहाँ पे मैं 3 लगाना भूल गया ना, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और डिफरेंस लेते हैं। तो 0 0 3 चौको 12 सिलाई 1, 3 5 15 और 1 16 सिलाई 1, 3 3 9 और 1 10, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 2 6 की 12 सिलाई 1, और 2 × 16 और 1 17 सिलाई 1, 2 चौको 8 9 97 200, तो घटा लेते हैं, 2 जीरो में से 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे 2 में से 2 जाएंगे 0, और 106 में से 97 जाएंगे, तो 3 यहाँ से बचे और 6 यहाँ से बचे 9। एक यूनिट की वैल्यू 9,000 आ गई। बोल रहा है बी और ए की आय में कितना अंतर है, तो आय का रेशियो क्या था, 5:7 था, एक यूनिट की वैल्यू 9 है, अंतर कितना है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,000। तो यही सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करना है, ये अच्छा मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, और बी है वो इसे 25% अधिक कुशल है।
देखो इफिशियंसी का बोल रहा है कि जो बी है वो ए से 25% एक्स्ट्रा है। 25% का मतलब होता है 1/4। ए से ज़्यादा है, मतलब ए अगर 4 है तो ये 5 है। और ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएंगे। 10 दिन में करता है, इफिशियंसी 4 है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 40 टोटल वर्क है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो कितने दिन में कर देगा? 8 दिन में। तो ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ओके, देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डीआई का क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि खेल और जो स्पोर्ट्स है और एडिटोरियल है उसके कवरेज के लिए कितने पृष्ठ निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, ये डेटा हमें परसेंटेज में कुछ ऐसे दिया गया है। और टोटल क्या है, एक समाचार पत्र ने 60 पृष्ठों का। देखो ये जो परसेंटेज में दिया है यानी 100% की वैल्यू कितनी गिवन है? 60 गिवन है। पूछा क्या है कि स्पोर्ट्स के लिए और एडिटोरियल के लिए कितने पेज हमारे निर्धारित है। तो स्पोर्ट्स वाला है हमारा ये वाला कलर, यानी कौन सा कलर है? ये वाला हमारा स्पोर्ट्स का है, जो कि क्या है 28% है। दूसरा एडिटोरियल, एडिटोरियल के लिए इसके बाद वाला यानी ये वाला है, ये है 7%। तो 28 और 7 35% की वैल्यू चाहिए। तो 35% चाहिए, 100 की वैल्यू ये है, तो कितना हो जाएगा? ये 60/100 इंटू 35। सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0, 5 से 2 टाइम, 5 से 7 टाइम, 2 से 3 टाइम, और 3 7 21। तो 21 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही है। ठीक है, तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन था। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ओके, देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और इससे पहले जो हम लेवल 5 है उसकी जो सारी शिफ्टें हैं, ये 2 डेट में एग्जाम हुआ था। एक तो 12 जून को हुआ था, ठीक है, और एक 15 जून को हुआ था। इन दोनों डेज को मिला के टोटल 5 शिफ्ट थी। उन सभी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लेना। अभी हम लेवल 3 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने सिर्फ एक शिफ्ट डिस्कस की है। ये कौन सी शिफ्ट थी? हाँ नहीं, 15 जून की है ये। 15 जून की, 15 की नहीं, 12 13 14 को हुआ था ना, 14 जून का है ये। 14 जून का शिफ्ट फर्स्ट है ये। शिफ्ट फर्स्ट हमने ये डिस्कस कर लिया है। इसके शिफ्ट 2 डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हुआ था हमारा 17 तारीख को। 17 में 3 शिफ्ट थे, उनको डिस्कस करेंगे। फिर लेवल हमारा 5 हो गया, फिर 3 भी हो जाएगा। देन उसके बाद हम लेवल 2 को करेंगे। तो इस ऑर्डर में हम कर रहे हैं, पहले 5, फिर 3, फिर 2। ठीक है। आई होप आपके लिए जो वीडियो है वो यूजफुल रहा हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।